नमस्ते विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में हिस्ट्री का जो क्लास लिया था, तो उस क्लास में मैंने बताया था कि यूरोप में किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय होता है। पहला चैप्टर में लेक्चर 1 के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। तो आज उसी चैप्टर को हम पूरा करने आए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो चलिए आज हम देखेंगे कि किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होता है और उदय होने का क्या कारण है। तो चलिए, पहला काल जिसमें पढ़े थे हम पुनर्जागरण काल। दूसरा काल की अगर बात किया जाए तो दूसरा काल देखे थे अंधकार से आधुनिक प्रवेश करना, मतलब अंधकार युग से आधुनिक युग में प्रवेश करना हम आज सीखेंगे। तो चलिए, अगर देखा जाए अंधकार युग से अंधकार युग से आधुनिक युग में प्रवेश करेंगे। आधुनिक युग में प्रवेश करेंगे चलिए, अब देखिए, जब अंधकार युग की अगर बात करते हैं माय डियर विद्यार्थी, अंधकार युग की अगर बात करते हैं तो इस युग में न विज्ञान का विकास हुआ था, न साहित्य का विकास हुआ था, न समाज में कोई परिवर्तन होता था। ऐसे युग को हम अंधकार युग कहते हैं। मतलब इस युग में कोई परिवर्तन नहीं होता था। कोई परिवर्तन नहीं होता था। ऐसे युगों को हम कहेंगे अंधकार युग कहेंगे माय डियर विद्यार्थी। अब देखिए, जैसे जैसे अंधकार युग आगे की तरफ बढ़ती है, तो जैसे जैसे अंधकार की जो युग है, अंधकार युग की जो पीरियड है, वैसे वैसे क्या होगा, समाज में परिवर्तन होगा। समाज में क्या होगा भैया, परिवर्तन होगा। और समाज में जब ये परिवर्तन होगा तो क्या होगा भैया, नए नए वस्तु, नए नए सामग्री का क्या होगा, पहचान होगा। विभिन्न वस्तुओं की पहचान होगा। विभिन्न वस्तुओं की पहचान होगा। विभिन्न वस्तुओं की पहचान होगा। इसमें क्या होगा, अंधकार युग से जब आधुनिक युग में प्रवेश करेंगे माय डियर विद्यार्थी, तो इसमें विज्ञान का विकास होगा। विज्ञान का क्या होगा भैया, विकास होगा। उसी प्रकार अगर देखा जाए, अंधकार युग से जब आधुनिक युग में प्रवेश करेंगे, आधुनिक युग में जब हम आएंगे, तो देखिए क्या क्या होता है। आधुनिक युग में जब हम आएंगे तो विभिन्न चीज का विकास होगा। पहला अगर देखा जाए तो पहला, समाज में काफी तेजी से परिवर्तन होगा। समाज में परिवर्तन होगा। दूसरा अगर देखा जाए समाज में परिवर्तन होगा। दूसरा धार्मिक मामला में, धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन होगा। धार्मिक क्षेत्रों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। प्रशासनिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन होगा। प्रशासनिक क्षेत्रों में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। प्रशासनिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन होगा। इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा। राजनीतिक व्यवस्था में भी क्या होगा भैया, परिवर्तन होगा। माय डियर स्टूडेंट, विज्ञान का विकास होगा। विज्ञान का क्या होगा भैया, विकास होगा। जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आविष्कार होगा। विभिन्न देशों की खोज होगा। जैसे देखा जाए तो अमेरिका की खोज होगा। अमेरिका का खोज देखेंगे। इसके बाद एक नई दुनिया की पहचान होगा। नई दुनिया की पहचान होगा। माय डियर स्टूडेंट, किसमें होगा ये सब, जब आप अंधकार युग से आधुनिक युग में प्रवेश कीजिएगा। तो पहला क्या होगा भैया, पहला आधुनिक विज्ञान का विकास होगा। समाज में परिवर्तन आएगा। समाज में जब परिवर्तन आएगा
तो समाज का क्या होगा, विकास होगा। जब समाज का विकास होगा तो समझ जाइए धार्मिक क्षेत्रों में विकास होगा, प्रशासनिक क्षेत्रों में विकास होगा, समझ जाइए राजनीतिक व्यवस्था में विकास होगा, अमेरिका का खोज होगा, नई दुनिया की पहचान होगा, और यही क्या कहलाता है, समझ जाइए आधुनिक युग कहलाता है। चलिए आगे अगर देखा जाए तो आगे हम पढ़े थे, आगे अगर देखा जाए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने का तीसरा स्टेप देखे थे फ्रांस की क्रांति। तो आगे हम अगर देखा जाए फ्रांस की अगर क्रांति की बात किया जाए, फ्रांस की क्रांति की अगर बात करते हैं, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे हम, फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे। अब फ्रांस की क्रांति अगर देखा जाए, फ्रांस की क्रांति अगर देखा जाए, अरे यार, फ्रांस की अगर क्रांति देखा जाए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति अगर देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति समझ जाइए, फ्रांस की क्रांति में, फ्रांस की क्रांति से पूरे यूरोप को स्वरूप को बदल देता है, पूरे यूरोप की मानचित्र को बदल देता है फ्रांस की क्रांति। ऐसी फ्रांस की क्रांति के कारण समझ जाइए, फ्रांस की क्रांति के कारण आज फ्रांस स्वतंत्र देश बन चुका है। फ्रांस की क्रांति के कारण आज फ्रांस में स्वतंत्र देश बन चुका है, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए तो 1789 में, माय डियर विद्यार्थी, 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू होती है, समझ जाइए। 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। 1789 के समय में फ्रांस के राजा, फ्रांस के सम्राट अगर देखा जाए तो फ्रांस के सम्राट था बुर्बो वंश। कौन था? बुर्बो वंश था, बुर्बो वंश था, समझ जाइए बुर्बो वंश था। ये बुर्बो वंश फ्रांस में क्या करता है, ये बुर्बो वंश फ्रांस में क्या करेगा, फ्रांस को शोषण करेगा। फ्रांस को क्या करेगा? शोषण करेगा, फ्रांस को शोषण करेगा। इसके बाद फ्रांस को क्या बना लेगा? उपनिवेश बना लेगा, फ्रांस को उपनिवेश बना लेगा। इसके बाद फ्रांस पर, समझ जाइए, फ्रांस पर अत्याचार करेगा, अत्याचार करेगा, फ्रांस पर अत्याचार करेगा। इसके बाद अगर देखा जाए माय डियर स्टूडेंट, माय डियर विद्यार्थी, अत्याचार करेगा, फ्रांस पर क्या करेगा? फ्रांस में राजतंत्र लागू करेगा, फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था को लागू करता है, फ्रांस को राजतंत्र व्यवस्था लागू करता है। फ्रांस में अगर देखा जाए तो फ्रांस में बुर्बो वंश के जो भी राजा आता है फ्रांस को चलाने के लिए, समझ जाइए सब क्या है? निरंकुशवादी है, निरंकुशवादी है। निरंकुशवादी का मतलब होता है जिसपे कोई अंकुश ना लगा सके, जिसपे कोई अंकुश ना लगा सके उसे निरंकुशवादी कहते हैं। आगे अगर देखा जाए माय डियर स्टूडेंट, सब फ्रांस के समाज को विभाजन कर देगा, फ्रांस के समाज को विभाजन कर देता है, फ्रांस के समाज को क्या कर देता है? विभाजन कर देता है। तो फ्रांस में जब 1789 से पहले जो फ्रांस के राजा था बुर्बो वंश, कौन था? बुर्बो वंश था। बुर्बो वंश जो था, ये वंश फ्रांस पे क्या क्या काम करता है? पहला, फ्रांस को उपनिवेश बना के रखेगा, दूसरा फ्रांस पे शोषण करेगा, तीसरा फ्रांस पर अत्याचार करेगा, चौथा फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था को लागू करके रखेगा। अगला, फ्रांस के जितने भी राजा बनता है वो कैसा राजा है? निरंकुशवादी राजा है। आगे है फ्रांस के समाज को बांट देता है, समझ जाइए फ्रांस के समाज को बांट देता है। कौन? उस समय 1789 के समय, 1789 में फ्रांस का राजा था लुई 16वां,
लुई सोलहवां की अगर बात किया जाए, लुई सोलहवां की बात किया जाए तो लुई सोलहवां क्या करेगा, फ्रांस पे शोषण करेगा, फ्रांस पे शोषण करेगा। दूसरा, लुई सोलहवां की अगर बात किया जाए, फ्रांस पे अत्याचार करेगा, फ्रांस पे अत्याचार करेगा। तीसरा, तीसरा अगर देखा जाए, फ्रांस को उपनिवेश बनाएगा, फ्रांस को उपनिवेश बनाएगा, फ्रांस को उपनिवेश बनाएगा। चौथा अगर देखा जाए, चौथा अगर देखा जाए, फ्रांस में बुर्बो वंश लागू करके रखेगा, फ्रांस में बुर्बो वंश जारी करेगा, जारी रखेगा, जारी रखेगा, जारी रखेगा, जारी रखेगा। समझ आइए, फ्रांस को समाज के, फ्रांस के समाज को, फ्रांस के समाज को, फ्रांस के समाज को बांट देगा, फ्रांस के समाज को बांट देता है, फ्रांस के समाज को बांट देता है, बांट देता है, फ्रांस के साम्राज्य को बांट देता है, फ्रांस के साम्राज्य को बांट देता है। समझ जाए, तो ये लुई सोलहवां करेगा। लुई सोलहवां पहला काम क्या करेगा भैया, शोषण करेगा, क्या करेगा, शोषण करेगा। दूसरा, अत्याचार करेगा। तीसरा, फ्रांस को उपनिवेश बना लेगा। चौथा, फ्रांस में बुर्बो वंश जारी करे रखेगा। फ्रांस के समाज को बांट देगा, फ्रांस के समाज को बांट देता है। तो अब आगे देखेंगे लुई सोलहवां फ्रांस के समाज को कितने वर्गों में बांटता है। फ्रांस में सामाजिक व्यवस्था, फ्रांस में सामाजिक व्यवस्था अगर देखा जाए, फ्रांस में सामाजिक व्यवस्था अगर देखा जाए तो इस फ्रांस में समाज के 3 वर्गों में बांट दिया था। पहला वर्ग अगर देखा जाए, पहला वर्ग अगर देखा जाए तो पहला पादरी वर्ग, पहला पादरी वर्ग, पहला फ्रांस के समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग था, और तीसरा श्रमिक वर्ग। कौन था, श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग, या मध्यम वर्ग था। कौन था, मध्यम वर्ग। अब यहां समझिए 1789 के इतिहास के बारे में समझा रहे हैं। 1789 से जब 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू होता है तो उस समय समाज के 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला पादरी वर्ग में बांट दिया गया था, दूसरा कुलीन वर्ग में बांट दिया गया था, तीसरा श्रमिक या मध्यम वर्ग में बांट दिया गया था, मध्यम वर्ग में बांट दिया गया था। अब समझिए, पादरी वर्ग वे लोग होते हैं जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जिसके पास संपत्ति अपार है, जिसके पास संपत्ति अपार है, संपत्ति अपार है, संपत्ति अपार है, जो सर्विस में है, जो सर्विस में है, जो सर्विस में है। इसके बाद जो व्यापारी है, जो व्यापारी है, वे लोग पादरी वर्ग के लोग, पादरी वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। कुलीन वर्ग की बात किया जाए, कुलीन वर्ग की बात किया, जो वकील था, वकील है, वकील है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, टीचर है, टीचर है, टीचर है। इसके बाद देखा जाए इंजीनियर है, इंजीनियर है। ये सबको बांट दिया गया था कुलीन वर्ग में, ये सबको बांट दिया गया था कुलीन वर्ग में। उसी पर मध्यम वर्ग की बात किया जाए तो मजदूर है, मजदूर है, मजदूर है, किसान है, किसान है, लाचार है, लाचार है, मूर्ख है, मूर्ख है। ये सबको बांट दिया गया था, किसमें, श्रमिक वर्ग में बांट दिया गया था। श्रमिक वर्ग मतलब मूर्ख, मतलब मध्यम वर्ग में बांट दिया गया था। माय डियरेस्ट विद्यार्थी, यहाँ पे समझिए, फ्रांस के समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला पादरी वर्ग हुआ, दूसरा कुलीन वर्ग हुआ, तीसरा श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग हुआ। तो पादरी वर्ग कह रहा है, पादरी वर्ग में कौन कौन आएगा, उच्च वर्ग के लोग, जो उच्च कास्ट के लोग हैं, जो उच्च कास्ट के लोग हैं वो आएगा। संपत्ति जिसके पास अपार है, जिसके पास संपत्ति काफी अधिक है, जो सर्विस में है, जो व्यापारी है, जो बिजनेस है, ये सब पादरी वर्ग के अंतर्गत आता है। और सरकार इस पर कोई कानून नहीं, मतलब इस पे बुर्बो वंश द्वारा,
बुर्बो वंश द्वारा कोई जो है ना सरकार इस पे कोई नियंत्रण नहीं रखा था। सरकार इस पे कोई नियंत्रण नहीं था। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। इस पे भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। समझ जाइए। उसी प्रकार श्रमिक वर्ग की अगर बात किया जाए तो श्रमिक वर्ग पे फुल नियंत्रण था। जैसे श्रमिक वर्ग पर सरकार क्या क्या लगाया था? पहला टैक्स लगा देता है, कर लगा देता है, कानून लगा देता है, बहुत सारा कानून लगा देता है, अधिकार छीन लेता है, वोट गिराने का अधिकार नहीं देता है, सरकार चुनने का अधिकार नहीं देता है, सरकार बनाने का अधिकार नहीं देता है, जिसके कारण समझ जाइए यहाँ के जो श्रमिक वर्ग, यहाँ के जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो बुर्बो वंश के राजा मतलब लुई सोलहवां से संतुष्ट नहीं था। लुई सोलहवां से नाराज था। यही नाराजगी जो है ना, यही लोग नाराजगी फ्रांस की क्रांति में निकलता है। अब लुई सोलहवां की अगर बात किया जाए तो लुई सोलहवां का क्या होगा? लुई सोलहवां का अरे यार क्या हो रहा है? लुई सोलहवां का क्या होगा भैया? विरोध होगा। क्या होगा भैया? लुई सोलहवां का क्या होगा? विरोध होगा। अब विरोध करेगा कौन कौन? जिसपे अत्याचार होगा वही विरोध करेगा। तो विरोध में पहला व्यक्ति आएगा, किसान करेगा विरोध। कौन करेगा? किसान करेगा। दूसरा मजदूर करेगा। कौन करेगा? मजदूर करेगा। तीसरा लाचार करेगा। कौन करेगा? लाचार करेगा। चौथा मजदूर महिला करेगी। समझे? पचमा मूर्ख लोग था वे लोग विरोध करेगा। इसके बाद अगर देखा जाए छठा अगर देखा जाए आम आदमी करेगा। समझ आइए। तो लुई सोलहवां का विरोध करेगा। पहला में कौन करेगा भैया? मजदूर लोग करेगा। कौन करेगा? मजदूर लोग करेगा। आगे तीसरा में देखा जाए तो किसान करेगा। चौथा मजदूर महिला करेगी। पांचवा मूर्ख लोग करेगा। समझ आइए। छठा लाचार लोग करेगा। सातवां आम आदमी करेगा जिसको अधिकार नहीं मिला है। तो ये सब किसका विरोध करेगा? लुई सोलहवां का विरोध करेगा। और सन 1793 में वहां संवैधानिक वहां के जो संविधान था 1799 में लुई सोलहवां को फांसी दे दिया जाता है। लुई सोलहवां को क्या देगा भैया? फांसी दे दिया जाता। अब समझिए लुई सोलहवां को फांसी कब मिलता है? 1793 में। जब 1793 में बुर्बो वंश खत्म के कगार पे आने लगता है तो एक बाबा का एंट्री होता है जिसका नाम है नेपोलियन बाबा। जिसका नाम क्या है? नेपोलियन बाबा। चलिए थोड़ा नेपोलियन बाबा को थोड़ा देखते हैं हम। थोड़ा नेपोलियन का अगर थोड़ा देखा जाए, नेपोलियन का थोड़ा अगर देखा जाए चलिए थोड़ा नेपोलियन को थोड़ा देखते हैं। चलिए तो नेपोलियन की बात किया जाए। ये है नेपोलियन। फ्रांस में इसका एंट्री होगा। फ्रांस में इसका एकदम दंगल की तरह, पुष्पा की तरह, फ्रांस में पुष्पा राज की तरह इसका एंट्री हो जाएगा। फ्रांस में पुष्पा की तरह नेपोलियन का एंट्री होगा। और सन 1700 समझ आइए 1794 में
फ्रांस की सेना में, फ्रांस की सेना की तरफ से, फ्रांस की सेना की तरफ से वहां के काउंसलिंग चैम्बर, काउंसलिंग चैम्बर के रूप में, काउंसलिंग पद पर पदस्थापित हो जाता है। कौन? नेपोलियन बाबा। नेपोलियन बाबा की अगर बात किया जाए, नेपोलियन की अगर थोड़ा परिचय देखते हैं, नेपोलियन का परिचय अगर देखा जाए, नेपोलियन का परिचय अगर देखा जाए माय डियर स्टूडेंट, तो नेपोलियन का हैप्पी बर्थडे अगर देखा जाए, नेपोलियन का हैप्पी बर्थडे अगर देखा जाए, तो इसका बर्थडे होता है, इसका 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन का जन्म होता है। फ्रांस के कार्सोवा नामक टापू पे, फ्रांस के जन्म स्थान की अगर बात किया जाए, तो इसका जन्म होता है फ्रांस के कार्सोवा नामक टापू पे, जो वर्तमान में इटली के क्षेत्रों में पड़ता है। अब समझिए, नेपोलियन का हैप्पी बर्थडे 15 अगस्त 1769 में, और इसका जन्म स्थान फ्रांस के कार्सोवा नामक टापू पे होता है। जब इसके पिता का देहांत हो जाता है, देहांत हो जाता है, यह फ्रांस के सेना में भर्ती हो जाता है। फ्रांस के सेना में भर्ती हो जाता है, और फ्रांस के सेना में भर्ती हो जाने के कारण समझ जाइए, जब फ्रांस के सेना में भर्ती होता है नेपोलियन, तो नेपोलियन अपनी शक्ति को बढ़ाता है, अपनी पावर को बढ़ाता है, अपनी योग्यता के आधार पे, और फ्रांस के समझ जाइए सेना के बड़े पोस्ट, मेजर कर्नल के पोस्ट पे चला जाता है, और फ्रांस की क्रांति में एंट्री मारता है। फ्रांस की क्रांति में पुष्पा की तरह, फ्रांस की क्रांति में पुष्पा की तरह एंट्री मारता है, जिसका नाम है कौन है? नेपोलियन नाम है, नेपोलियन बोनापार्ट नाम है, समझ जाए। उसी प्रकार अगर देखा जाए, नेपोलियन क्या करता है फ्रांस में, नेपोलियन फ्रांस में आता है, और 1799 में वहां के चांसलर बन जाता है, फ्रांस का चांसलर बन जाता है, फ्रांस का चांसलर बन जाता है, समझ जाइए। तो कब बना फ्रांस के चांसलर? 1799 में। जब 1799 में जब फ्रांस का चांसलर बनता है, तो फ्रांस में नए नए कानून लेकर आता। पहला, समानता का अधिकार लेकर आएगा नेपोलियन बोनापार्ट। स्वतंत्रता का अधिकार लेकर आता है, समझ जाइए। स्वाधीनता का अधिकार लेकर आता है, स्वाधीनता का अधिकार लेकर आता है। इसके बाद जो है ना, राजतंत्र को खत्म कर देता है, राजतंत्र को खत्म कर देता है। मतलब जब नेपोलियन फ्रांस के चांसलर बनता है, तो नेपोलियन द्वारा किया गया कार्य, पहला समानता का अधिकार को क्या करना, लागू करना। दूसरा, स्वतंत्रता के अधिकार को क्या करना, लागू करना। तीसरा, स्वाधीनता का अधिकार लागू करना। चौथा, राजतंत्र व्यवस्था को खत्म कर देना, मतलब लोकतंत्र व्यवस्था लागू करना। लोकतंत्र व्यवस्था लागू करना। लोकतंत्र व्यवस्था क्या करेगा भैया? लागू करेगा। लोकतंत्र व्यवस्था लागू करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो ये नेपोलियन का काम। ऐसे देखते देखते फ्रांस की जनता नेपोलियन से खुश हो जाता है। नेपोलियन से खुश होकर फ्रांस के राजा बना देता है। नेपोलियन फ्रांस का राजा बनता है। अब नेपोलियन फ्रांस का राजा बनेगा। फ्रांस का क्या बनेगा? राजा बनेगा। कब? 1804 में। ठीक, 1804 में फ्रांस का राजा बनता है कौन? नेपोलियन। 1804 में फ्रांस का राजा बनता है कौन? नेपोलियन बनता है। दोस्त
चालू है ना। नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा बनता है 1804 में, 1804 में बनता है। जब 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस के राजा बनेगा तो अपना नियम लेकर आएगा। पहला 1804 में नेपोलियन संहिता लेकर आता है, नेपोलियन संहिता लेकर आएगा, नेपोलियन संहिता लेकर आएगा, संहिता, नेपोलियन संहिता लेकर आएगा, लेकर आएगा, नेपोलियन संहिता लेकर आएगा, समझ आइए। इसके बाद स्वाधीनता, स्वाधीनता, स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता को, स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता को, स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता को नियमित रूप से लागू करता है, नियमित रूप से, नियमित रूप से लागू करता है, नियमित रूप से लागू करता है, नियमित रूप से क्या करेगा, लागू करेगा। लोगों को, लोगों को, लोगों को सरकार चुनने का, सरकार चुनने का अधिकार देता है, सरकार चुनने का, सरकार चुनने का अधिकार दे देता है, सरकार चुनने का क्या देगा, अधिकार देगा, अधिकार देगा, लोगों को सरकार चुनने का अधिकार देगा। आगे अगर देखा जाए तो फ्रांस में, फ्रांस में, फ्रांस में, फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था को, राजतंत्र व्यवस्था को, राजतंत्र व्यवस्था को, राजतंत्र व्यवस्था को पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से खत्म कर देगा, पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा, समाप्त, समाप्त कर देगा, समाप्त कर देगा, समाप्त कर देगा। तो इतना काम कौन करता है, नेपोलियन करता है, इतना काम करता है नेपोलियन। कब करता है, जब फ्रांस का राजा, जब फ्रांस का सम्राट बनता है 1804 में, तो क्वेश्चन पूछ देता है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा कब बना, 1804 में, समझ जाइए। जब 4 में राजा बनता है तो क्या क्या काम करता, पहला काम करेगा नेपोलियन संहिता लेकर आएगा, मतलब नेपोलियन अपना कानून लेकर आएगा। दूसरा स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता, मतलब स्वाधीनता और स्वतंत्रता को नियमित रूप से लागू कर देगा। तीसरा लोगों को सरकार चुनने का क्या देगा, अधिकार देगा, मतलब लोकतंत्र लागू कर देगा। चौथा फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था को पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से खत्म कर देगा। पूर्ण रूप से क्या करेगा भैया, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। ये जब फ्रांस की रात। अब देखिए इधर नेपोलियन शासन कर रहा है, इधर नेपोलियन शासन कर रहा है। नेपोलियन जो है ना, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट देखा जाए 1804 में फ्रांस के राजा पे, फ्रांस पे शासन कर रहा है, फ्रांस पर, फ्रांस का राजा बना हुआ है, फ्रांस का क्या बना हुआ है, राजा बना हुआ है। नेपोलियन का नजर, सुनिए, नेपोलियन पर नजर बना के रखता है इधर 4 गो देश। पहला फ्रांस के पड़ोसी देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नेपोलियन पे नजर बना के रख रहा है। ऑस्ट्रिया क्या करेगा, ऑस्ट्रिया वाले, ऑस्ट्रिया जो ताकतवर देश है उसके साथ जाता है, जर्मनी जाता है, जर्मनी जाता है। जर्मनी की बात किया जाए, इसके बाद ऑस्ट्रिया की बात किया जाए तो ऑस्ट्रिया क्या करेगा, सुनिए, फ्रांसा से हाथ मिलाएगा, फ्रांसा से हाथ मिलाएगा, बी से ब्रिटेन से हाथ मिलाएगा, ब्रिटेन से हाथ मिलाएगा और रूस से हाथ मिलाएगा, और रूस से हाथ मिलाएगा, रूस, रसिया से हाथ मिलाएगा, रसिया से हाथ मिलाएगा। आप समझिए, भेगे आप ज्यादा नहीं है, आप समझिए। ये जो है ना, ये जो है ना माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए, अब देखना ऑस्ट्रिया की नजर किस पे, नेपोलियन पे नजर, फ्रांस पे नजर बना के रखा है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या करेगा, रसिया से हाथ मिलाने चला जाएगा कि भैया देखो ही, फिर जो है ना फ्रांस में जो है ना क्या कर रहा है, लोगों पे अत्याचार कर रहा है, मतलब अफवाहबाज फैला रहा है नेपोलियन के खिलाफ में। ब्रिटेन के पास जाता है ऑस्ट्रिया, फ्रांसा के पास जाता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया खुद अपने रहता है। मतलब ये चारों देश मिलकर नेपोलियन को पराजय करने का विचार करता है। ये चारों देश मिलकर नेपोलियन को हराने का, नेपोलियन जो फ्रांस में जो लोकतंत्र व्यवस्था लेकर आया है उसको खत्म करने का विचार करने लगता है। और 1815 में, माय डियर स्टूडेंट, 1815 में डायरेक्ट फ्रांस पे, 1815 में फ्रांस पे डायरेक्ट धावा मारता है ये चारों देश मिलकर, ये चारों देश मिलकर। पहला
ऑस्ट्रिया, पहला ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, दूसरा प्रसा, तीसरा ब्रिटेन, और चौथा भैया कौन है? चौथा रूस है, ये चारों देश मिलकर क्या करेगा? फ्रांस से लड़ाई करेगा और इस लड़ाई का नाम देगा वाटरलू युद्ध। तो क्वेश्चन पूछेगा वाटरलू युद्ध कब हुआ? तो 1815 में होता है। किसके किसके बीच में? तो एक तरफ फ्रांस भैया है, एक तरफ ऑस्ट्रिया है, प्रसा है, ब्रिटेन है और रसिया है। क्वेश्चन पूछेगा वाटरलू युद्ध कब हुआ? 1815 में। किसके किसके बीच में? फ्रांस वर्सेस पावर। हम आपको ट्रिक देते हैं। वाटरलू युद्ध की अगर बात किया जाए, वाटरलू युद्ध की बात किया जाए तो 1815 में होता है। ट्रिक दिया जाए तो पावर, पी से प्रसा, ए से ऑस्ट्रिया, बी से ब्रिटेन, आर से रूस। अब वर्सेस कौन? फ्रांस था। और इस युद्ध में नेपोलियन को पराजय कर देता है, फ्रांस को अपना नियंत्रण में ले लेता है। तो माय डियर स्टूडेंट, तो आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। आज हम पढ़े वाटरलू युद्ध कब होता है? 1815 में होता है। किसके किसके बीच में? फ्रांस और इस चार देश के बीच में होता है। एक इसमें ऑस्ट्रिया है, प्रसा है, ब्रिटेन है और रसिया है। इस युद्ध में वाटरलू युद्ध की अगर बात किया जाए, तो वाटरलू युद्ध 1815 में होता है। एक तरफ फ्रांस रहेगा, फ्रांस और रूस रहेगा, ब्रिटेन रहेगा, ब्रिटेन रहेगा, प्रसा रहेगा और ऑस्ट्रिया रहेगा। ये चारों देश मिलकर इससे लड़ाई करेगा और इसमें नेपोलियन को पराजय कर देता है। नेपोलियन को हरा देता है। नेपोलियन को पराजय कर देता है और नेपोलियन को पकड़कर एक टापू है सेंट हेलेना नामक टापू पर पकड़ के रख देता है। और 1821 में नेपोलियन का देहांत हो जाता है। नेपोलियन का क्या हो जाएगा? नेपोलियन का मृत्यु हो जाएगा, नेपोलियन का देहांत हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा वाटरलू युद्ध कब हुआ? 1815 में। किसके किसके बीच में? फ्रांस, एक साइड फ्रांस रहेगा, एक साइड रूस रहेगा, ब्रिटेन रहेगा, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ये चारों देश एक साइड रहेगा और फ्रांस एक साइड रहेगा। उस समय फ्रांस के राजा कौन रहता है? नेपोलियन बोनापार्ट को पराजय कर देता है, हरा देता है और नेपोलियन को पकड़कर सेंट हेलेना टापू में पकड़ के रख देता है। और 1821 में नेपोलियन का देहांत हो जाता है। और फ्रांस पर समझ जाइए, फ्रांस पर ऑस्ट्रिया का उपनिवेश हो जाता है। उपनिवेश हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, वाटरलू युद्ध आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लेकर आएंगे वाटरलू युद्ध से आगे। जब फ्रांस में पुनः पूर्व वंश आएगा तो समझ जाइए फिर फ्रांस में क्रांति की लहर आएगी। जुलाई 1830 की क्रांति पढ़ेंगे। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ऑस्ट्रिया बहुत सारा काम करेगा। फ्रांस में जो है ना वियना कांग्रेस का सम्मेलन करेगा। फ्रांस में गुरुवंश लागू करने के लिए मीटिंग करेगा, चारों देश मिलकर, समझ आइए। और फ्रांस पर क्या करेगा? राजतंत्र व्यवस्था लागू करेगा। लेकिन जब राजतंत्र व्यवस्था लागू होता है फ्रांस में, तो पुनः फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है। इसे जुलाई 1830 की क्रांति है। अगले दिन हम पढ़ेंगे वियना कांग्रेस क्या है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या है, वियना कांग्रेस क्यों किया गया। तो आज के लिए इतना ही। मैं विदा चाहता हूं, मैं राजेश सर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।